अस्सलाम वालेकुम। आज का ये जो लेक्चर है रिस्पिरेटरी फिजियोलॉजी एंड मैकेनिक्स के नाम से है, पर इसमें हम ज़्यादातर फोकस करेंगे एनाटॉमी पे। और वो क्यों? क्योंकि इट विल बी अपलोडेड फॉर एनाटॉमी रिलेटेड टू एनेस्थीसिया। हमने इस टॉपिक में जो चीज़ें कवर करनी हैं वो होंगी रिस्पिरेटरी ट्रैक से एनाटॉमी, वो अपर से लेकर लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक तक, फिर एलवीलाई तक पहुंचेंगे और इवेंचुअली बाद में फिजियोलॉजिकल सेक्शंस की तरफ पहुंचेंगे कि इसमें फिजियोलॉजी में क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है। और क्लिनिकल रेलेवेंस ईच स्टेप बाय स्टेप जो है वो डिस्कस किए जाएंगे। मे बी वो स्लाइड्स में मौजूद ना हो, पर स्टेप बाय स्टेप जो है वो डिस्कस होती जाएंगी। ठीक है। अ, हम ज़्यादातर फोकस जो क्लिनिकल रेलेवेंस है वो एनेस्थेटिक पर्सपेक्टिव पे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिस्पिरेटरी ट्रैक को दो सेक्शन में डिवाइड किया गया है। एक हमारे पास है अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक, ठीक है, और दूसरा हमारे पास बन जाता है लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक। ठीक है। अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है हमारा एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से, जो नोज के बिल्कुल जो दो ओपनिंग्स हैं वहाँ से स्टार्ट होते हैं। फिर आगे प्रोसीड करता है पोस्टीरियरली इनटू द नोज, पोस्टीरियर सुपीरियरली। फिर नेजल कॉन्चस एंड नेजल मीएटस आ जाते हैं, जो नाले टाइप के बने हुए होते हैं और उभराव सा होता है नेजल बोन्स के अंदर और नेजल कैविटी के अंदर, उनको कॉन्चस एंड मीएटस कहा जाता है। फिर इंटरनल नॉस्ट्रल्स आ जाते हैं, जो ओरोफेरिंक्स या नेजोफेरिंक्स की तरफ, नेजो एंड ओरोफेरिंक्स की तरफ ओपन होता है। ठीक है। दो छोटे छोटे से ओपनिंग्स होते हैं, इनको बोला जाता है इंटरनल नॉस्ट्रल्स। ठीक है। फिर इंटरनल नॉस्ट्रल से पोस्टीरियरली हम जाएंगे और थोड़ा सा इंफीरियर लेंगे, एक कर्व सा बनेगा, इसको बोलते हैं नेजोफेरिंक्स और नेजोफेरेंजियल आर्क। ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास ओरोफेरिंक्स है। ओरोफेरिंक्स जो है वो पोस्टीरियर ऑफ द ओरल कैविटी है और जस्ट बिलो टू द नेजोफेरिंक्स बन जाएगा। फिर लेरेंजियोफेरिंक्स है, या फिर इसको अदर वर्ड्स में हाइपोफेरिंक्स के नाम से भी जाना जाता है। और देन एपिग्लॉटस, ग्लॉटस एंड वोकल कॉर्ड्स, ये सारी चीज़ें जो हैं आपके अपर एयरवे ट्रैक में आती हैं। ठीक है। यहाँ का जो रीजन है हमारे लिए, जो एपिग्लॉटिस है या ग्लॉटिस से ऊपर, ग्लॉटिस क्या चीज़ है? ग्लॉटिस जो ओपनिंग है इनटू द ट्रेकिया, इसको ग्लॉटिस बोलते हैं। और ग्लॉटिस के ऊपर जो स्ट्रक्चर होती हैं, उन स्ट्रक्चर्स के लिए जो नाम दिया जाता है उसे कहा जाता है सुप्रा ग्लॉटिक स्ट्रक्चर्स। ठीक है। सुप्रा ग्लॉटिक स्ट्रक्चर्स। और इसके अलावा जो ग्लॉटिस से बिलो आ जाती हैं, जिसमें वोकल कॉर्ड्स हैं, वोकल फ्लैप्स हैं और उनके मसल्स वगैरह हैं, जो एरेटेनाइड कार्टिलेज और क्रिकाइट कार्टिलेज वगैरह के साथ अटैच होते हैं, उनको हम कहते हैं सब ग्लॉटिक स्ट्रक्चर्स। ठीक है। उनको क्या बोलते हैं? सब ग्लॉटिक स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट जो फेज है, विच इज़ लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक, जिसमें स्टार्ट होता है जस्ट बिलो टू द वोकल कॉर्ड, जहाँ से ट्रेकिया की फर्स्ट स्ट्रिंग स्टार्ट होती है। ठीक है। सो लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक में ट्रेकिया से स्टार्ट होता है जो फर्स्ट स्ट्रिंग से, देन कैराइना या देन प्रिंसिपल ब्रोंकाई, एंड उसके बाद ब्रोंक्यूल्स, फिर लोब्यूलर ब्रोंक्यूल्स एंड फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स एंड देन एल्विलाई। ठीक है। यहाँ से आपका जो है ये, चूंकि ये दिस इज बेसिकली ग्लैंड, कौन सी ग्लैंड है? दैट इज थायराइड ग्लैंड। इससे पोस्टीरियरली हमारा क्या स्टार्ट हो रहा है? पोस्टीरियरली ट्रेकिया स्टार्ट हो रहा है। ये तमाम जो है ट्रेकियल रिंग्स हैं यहाँ तक। ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज कैराइना, ये प्रिंसिपल आपके ब्रोंकसेस हैं। ठीक है। फिर उसके बाद प्रिंसिपल ब्रोंकस के बाद लोब्यूलर हैं, मतलब ये वाले अब लोब्यूलर हो जाएंगे। ठीक है। राइट और लेफ्ट लंग का फर्क होगा, चूंकि राइट लंग है तो दैट विल बी थ्री लोब्यूलर ब्रोंक्यूल्स, और जबकि लेफ्ट लंग है तो उसके आपके पास दो लोब्यूलर ब्रोंक्यूल्स हो जाएंगे। ये लोब्यूलर हो गए। फिर ये जो बिल्कुल एज पे आ रहे हैं, जहाँ पे एल्विलाई स्टार्ट हो जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं? ये वाले रीजन्स जो हैं हमारे, ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स कहलाते हैं। इनके बाद फिर हमारा क्या आ जाता है? एल्विलाई स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। हर जगह पे आपके एल्विलाई होते हैं। अब राइट लंग्स के जो हैं टोटल आपके पास दो लोब्स हैं, सॉरी तीन लोब्स हैं। एक आपके पास राइट अपर लोब, राइट मिडल लोब और राइट लोअर लोब। ठीक है। इसी तरीके से लेफ्ट के लेफ्ट अपर लोब और लेफ्ट लोअर लोब, ये आ जाते हैं। अब इनके लिए, इन लोब को बनाने के लिए क्या होता है कि
लंग्स में फिशर्स बनते हैं, ठीक है। ये देखें, एक फिशर ये बना हुआ है, दूसरा फिशर ये यहाँ पे बना हुआ है, इसी तरीके से यहाँ पे भी एक फिशर है। अब जो राइट लंग है इट वुड बी स्लाइटली above द लेफ्ट लंग, मतलब इसका जो एपेक्स है वो लेफ्ट लंग से थोड़ा सा above होगा, बिकॉज ऑफ व्हाट, कि यहाँ पे जो है ज़्यादातर जो है लीवर का जो पोर्शन है उसने इसको पुश किया होता है, ठीक है। इस जगह पे आपको डायफ्राम मिलेगा और यहाँ पे आपको जो है ये हर्ट का रीजन है, ठीक है, दिस वन, जिसकी वजह से जो लेफ्ट लंग है थोड़ा सा राइट, लेफ्ट लंग जो है वो ज़्यादा लेफ्ट को पुश होता है और लीवर की वजह से राइट लंग जो है वो अपवर्ड पुश होता है। तो इस वजह से लेफ्ट लंग थोड़ा सा राइट लेफ्ट साइड पे होगी और राइट लंग थोड़ा सा एबव होगी। ये थोड़ा सा डिफरेंसेस बीच में आता है। अब जो टिश्यू टाइप्स हैं, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से लेकर वोकल कॉर्ड्स तक, यहाँ पे ज़्यादातर टिश्यूज जो हैं, मोस्ट ऑफ द टिश्यूज आर सीडोस्ट्रेटिफाइड कॉलमर सेलिएटेड एपिथेलियम, ठीक है, एपिथेलियम टिश्यू से बने हुए। और मोस्टली ये क्या होते हैं, इन पे म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। स्टार्टिंग आप अगर नॉस्ट्रल से लें तो नॉस्ट्रल्स में आपके एक्सटर्नल जो नॉस्ट्रल्स हैं उसमें हेयर फॉलिकल्स हैं नोज के अंदर, जो आपकी एयर को वार्म और ड्राई करती हैं, ठीक है, और मॉइस्चर्स वगैरह ऐड करती हैं। फिर नेज़ल कॉन्चर्स में उनका सरफेस एरिया भी बढ़ जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फिल्ट्रेशन हो सके, वार्मथ दे सके और डस्ट ट्रैपिंग वगैरह कर सके, पार्टिकुलेट्स की ट्रैपिंग हो। फिर नेजल मिएटस और इंटरनल नॉस्ट्रल्स में म्यूकस लाइनिंग शुरू हो जाती है। वहाँ पे फिर बैक्टीरियाज वगैरह, कुछ ऑर्गेनिज्म वगैरह भी ट्रैप होने लगते हैं और आपकी जो इनहेल्ड एयर है वो मॉइस्चराइज होने लगती है। सिमिलर केसेस विद नेजोफेरिंक्स, नेजोफेरेंजियल आर्क, ओरोफेरिंक्स, लेरोंजियोफेरिंक्स और हाइपोफेरिंक्स, यहाँ तक। एपिग्लॉटस जो है, दिस इज काइंड ऑफ अ लेड ऑन अ बटन, ठीक है। क्या ऐसा होता है कि व्हेन यू आर ईटिंग समथिंग, दिस एपिग्लॉटिस कवर्स योर ट्रेकिया, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं वो ट्रेकिया में नहीं जाते। समटाइम्स दिस हैपन्स, लेकिन एपिग्लॉटिस इज अ काइंड लेट टू प्रोटेक्ट योर ट्रेकिया फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स। फिर ग्लॉटिस आ जाता है, दिस इज द ओपनिंग। और वोकल कार्ड्स, ये सारे ज़्यादातर क्या हैं, वोकल कार्ड्स तो बेसिकली कार्टिलेजिनस टाइप की स्ट्रक्चर है, वाइट कोई कोलेजन फाइबर से बना हुआ है। बाकी बाकी जो टिश्यूज हैं, जो लाइनिंग है आपकी एयरवे की, अपर एयरवे की, सॉरी अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक की, ये ज़्यादातर सीडोस्ट्रेटिफाइड कॉलमर सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यूज, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड भी होंगे, कुछ नॉन स्ट्रेटिफाइड भी होंगे, लेकिन कॉलम्स में अरेंज होंगे और इन पे सेलिया होगा, इस टाइप के एपिथेलियम से बनेंगे। जबकि लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक के जो हैं उसमें ब्रोंकाई तक, यानी ट्रेकिया से लेकर ब्रोंकाई तक क्या होंगे, सीडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमर से रिलेटेड एपिथेलियम, जैसे अपर एयरवे के हिसाब से उसी तरह से होंगे। लेकिन फिर ब्रोंकाई से, यानी प्रिंसिपल ब्रोंकाई से उसके बाद जो आपके लोब्यूलर ब्रोंक्यूल्स हैं और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स हैं और फिर एल्विलाई है, तो ये क्या है, सिंपल कॉलमर और क्यूबाइडल एपिथेलियम। मतलब लोब्यूलर ब्रोंक्यूल्स जो हैं वो आपके सिंपल कॉलमर होंगे, जबकि एल्विलाई तक जाएंगे तो क्यूबाइडल होंगे। फिर एल्विलाई जो है वो खुद किस चीज़ से बना है, स्क्वामस एपिथेलियम से बना हुआ है, ठीक है। ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक की फर्दर डिविजन्स की गई हैं। दिस इज योर ओरल ट्रैक, ठीक है, ये आपका ओरल ट्रैक है। ये आपका सॉफ्ट पैलेट बन जाएगा, ये आपका हार्ड पैलेट बन जाएगा। यहाँ पे इंफीरियर नेजल मीएटस नज़र आ रहा है, ऊपर इससे मिडल नेजल मीएटस होगा और इससे ऊपर अपर नेजल मीएटस होगा। इस जगह पे आपके एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स हैं और इस तरीके से यहाँ तक आते हुए इस जगह पे आपके क्या बन जाते हैं, इंटरनल नॉस्ट्रल्स बन जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ ऑरिफिस होता है, ओपनिंग सा होता है, ये देखें लिखा हुआ है ऑरिफिस ऑफ ऑडिटरी ट्यूब, यानी ऑडिटरी ट्यूब जितनी भी हैं वो वहाँ से इस तरफ आ रही है, ठीक है, सही हो जाता है। और उसके बाद जो है आपके पास ये रीजन जो है यहाँ से, ये फेरिंग्स स्टार्ट हो गया, कहाँ तक, यहाँ तक आपका फेरिंग्स स्टार्ट हो जाता है। अब ये रीजन नेजल से रिलेटेड है, फेरिंग्स का भी है, नेजल का भी है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड नेजल, नेजोफेरिंग्स। और ये कर्व्ड होता है, इस तरीके से कर्व शेप में होता है, ठीक है, इस तरीके से, इस वजह से इसको बोलते हैं नेजोफेरेंजियल आर्क। नेक्स्ट जो चीज़ है, फिर ओरोफेरिंक्स स्टार्ट हो जाता है, जो जस्ट पोस्टीरियर टू द ओरल कैविटी है।
और फिर उसके बाद लेरेंजियोफेरेंस या फिर हम जिसे कहते हैं हाइपोफेरेंक्स वो स्टार्ट होता है, उससे नीचे फिर हमारा लेरिंक्स स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इससे नीचे हमारा लेरिंक्स स्टार्ट होता है। दिस स्ट्रक्चर इज बेसिकली एपिग्लॉटस, जो आपकी किस चीज़ को कवर कर रही है, ट्रेकिया को कवर कर रही है, और यहाँ पे आपका एसोफेगस आ जाता है। ठीक है, एसोफेगस पोस्टीरियर पे है और जो ट्रेकिया है वो इंटीरियर पे होता है। क्लियर है? अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इस जगह पे हमें एनेस्थीसिया के हवाले से क्या क्या चीज़ है। मेन चीज़ हमारी होती है वेंटिलेशन, एयरवे मैनेजमेंट जिसे कहा जाता है, या एयरवे एवोल्यूशन एंड एग्जामिनेशन। ये चीज़ें हमारी क्लिनिकल रेलेवेंस की इस जगह पे बन जाती हैं। ठीक है, एयरवे मैनेजमेंट हो, उसमें प्रॉब्लम बनती है, उसको मैनेज करना हो, एयरवे को सिक्योर करना हो फॉर एनेस्थीसिया एंड अदर पर्पजेस। ठीक है, उसके लिए फिर हमने काफ़ी टेस्ट इन क्लास किए थे, वो आप लोग खुद रिव्यू भी कर सकते हो अपनी क्लास। मालम पट्टी है, अपर लिप बाइट टेस्ट है, थायरोमेंटल डिस्टेंस है, हायोमेंटल डिस्टेंस है, स्टर्नोमेंटल डिस्टेंस है, नेजोफेरिंजियल आर्स वगैरह, आपका लेरिंगोस्कोपिक व्यू है। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को इन क्लास बताई हुई हैं। आप इन यहाँ पे जो है बेड साइड एयरवे एग्जामिनेशन की जा, बेड साइड एयरवे एग्जामिनेशन में काफ़ी ज़्यादा टेस्ट्स हैं, यू कैन लुक अप देम। ठीक है, और दूसरी बात, हर पिक्चर जो है उसके साथ हमने ऑलरेडी नीचे रेफरेंसेस दी हुई हैं कि ये पिक्चर हमने कहाँ से ली है, और ताकि उनका कॉपीराइट जो है वो मेंटेन रह सके। ठीक है, सो उसके बाद हमने आगे क्या करना है, यहाँ पे ज़रा देखें। दिस इज़ बेसिकली एपिग्लॉटिस, और ये रीजन जो है हमारा ग्लॉटिस बन जाता है। ठीक है, ग्लॉटिस से नीचे हमारे ट्रेकियल रिंग्स जो है वो स्टार्ट होते हैं। तो सबसे पहले इस जगह पे आपका क्रिकाइड कार्टिलेज है। क्रिकाइड कार्टिलेज से नीचे आ जाएं तो हमें क्या मिलता है, थायराइड कार्टिलेज मिलता है। ठीक है, और इसी जगह पे आपको क्या मिलेंगे, सॉरी, क्रिकाइड कार्टिलेज यहाँ पे है। थायराइड हाइड बोन जो है आपकी, ज़रा देखें, इस जगह पे हाइड बोन बन जाती है। इससे नीचे आपकी यहाँ पे थायराइड कार्टिलेज, जिसके साथ आपकी थायराइड ग्लैंड अटैच होती है। थायराइड ग्लैंड से नीचे क्रिकाइड कार्टिलेज है। इनकी अरेंजमेंट आगे स्लाइड में है, आप देख लेंगे कि इनकी अरेंजमेंट किस तरतीब से होती है। थायराइड के नीचे एंटीरियर पे क्रिकाइड कैसे अरेंज होता है, और इंफीरियर पे, और उसके बाद बाकी कार्टिलेजेस जो हैं वो एरेटिनाइड कार्टिलेज जो है वो कैसे अरेंज होता है। ठीक है, तो उस हिसाब से हम जाते हैं। अब ये क्रिकाइड का इंटीरियर पोर्शन है, दिस वन इज क्रिकाइड्स पोस्टीरियर पोर्शन। और इस जगह पे आपकी जो थायराइड ग्लैंड की इस्थमस है वो नज़र आती है, वो ब्रिज जो होता है दो लोब्स के दरमियान, वो यहाँ पे नज़र आता है। ठीक है, फर्दर अब ज़रा देखें लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक की सेलुलर स्ट्रक्चर ज़रा देख लें आप। लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक सब उसकी तरतीब क्या है। फर्स्ट आपको कार्टिलेज मिलेंगे, हायालिन कार्टिलेज, जिससे आपकी जो है ब्रोंक्यूल्स वगैरह की जो कार्टिलेज है, जो रिंग स्ट्रक्चर है, जो सी शेप या फिर सी शेप होता है या यू शेप होता है एडल्ट्स में, और चिल्ड्रन में ये सर्कुलर होता है, क्योंकि कार्टिलेज अभी कम्प्लीटली बना नहीं होता। सर्कुलर सर्कुलर नहीं, लेकिन हेक्सागोनल ज़्यादातर होता है। ठीक है, इसकी वजह से हमें कभी कभी जो है इन कार्टिलेज की वजह से एयरवे मैनेजमेंट करना बच्चों का थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से हम उसमें क्या सर्कुलर जो है वो टाइप के ईटीटी कफ लगाते हैं। तो ये डिफरेंसेस होने चाहिए, होते हैं, जिसकी वजह से हमें ईटीटी चूज़ करना होता है। अब एडल्ट में यू शेप्ड है या इस तरह से तो हेक्सागोनल शेप बन जाती है। बच्चों का जो है वो सोफिस्टिकेटेड होता है और डेलिकेट होता है, वो सर्कुलर होता है, तो उसमें ईटीटी में कफ नहीं होता। एडल्ट्स में ईटीटी कफ का ज़रूरी है, क्योंकि ये छोटे छोटे पोर्शन हैं, इसमें लीकेज होती है। अब ये कार्टिलेज बेसिकली हायालिन कार्टिलेज है। ठीक है, इससे फर्दर अगर हम जाएं तो हमारे पास सब म्यूकोजल सेरेमस ग्लैंड्स आ जाती हैं, फिर सीडोस्ट्रेटिफाइड कॉलमर एपिथेलियम आ जाता है, और फिर उसके बाद सीलिया आता है, और फिर ल्यूमेन आता है। ल्यूमेन क्या होता है, जिसमें कंडक्शन होती है। कंडक्शन से मतलब एयर जो है, हवा जो है वो सांस की नाली के थ्रू पास हो रही होती है। सही है, अब यही म्यूकोजल जो लाइनिंग है ये वाली, ये बेसिकली म्यूकोजा को रिलीज करती है, जो इस तरीके से सीडो कॉलमर एपिथेलियम टिश्यू से बाहर आके आपकी जो मेम्ब्रेन है, ल्यूमेन का जो सीलिया है, उसको कवर अप करता है। ठीक है, यहाँ पे जरा अरेंजमेंट देख लें लैरिंक्स में। अब लैरिंक्स का पोर्शन स्टार्ट हो गया हमारा।
ये तमाम जितने भी टिश्यूज अरेंजमेंट है आपकी अपर एयरवे से लोअर एयरवे तक, उसकी अरेंजमेंट ऑलमोस्ट इस तरीके से होती है, ठीक है। फिर लैरिंक्स में इंटीरियर पे आपको बोन्स और पोस्टीरियर पे कुछ बोन्स या कार्टिलेज मिलेंगे, तो उनकी अरेंजमेंट क्या है हमने ऑलरेडी इस इमेज में डिस्कस कर लिया है। दिस वन इमेज, इसमें ज़रा देखें। सबसे पहले आपकी हाइड बोन है। आप ज़रा नेक को एक्सटेंड करें, और बहुत ज़्यादा ऊपर जाके ज़बान जहाँ पे है उस जगह पे प्रेस करें, इस जगह पे आपको हाइड बोन, हाइड बोन से नीचे फिर आपको थायराइड कार्टिलेज मिलेगा, उससे नीचे आपको क्रीकाइड कार्टिलेज मिलेगा। सही है। सो आप जरा देखें इस अरेंजमेंट को। फर्स्ट अगेन हमारे पास ये कौन सी बोन है, हाइड बोन। सही हो गया, दिस इज आवर हाइड। फिर हाइड बोन से नीचे आ जाएं, हमारे पास काफ़ी ज़्यादा लिगामेंट्स हैं। आ, फिर लिगामेंट्स के बाद हमारे पास जो चीज़ स्टार्ट होती है वो है आपका, सबसे पहले क्या चीज़ स्टार्ट होता है, थायराइड कार्टिलेज। अब ये थायराइड कार्टिलेज है आपका, दिस वन, इस तरह की इसकी शेप है, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये जो नीचे बोन नज़र आ रही है, द फर्स्ट बोन जस्ट बिलो, सॉरी, द फर्स्ट कार्टिलेज जस्ट बिलो द थायराइड कार्टिलेज, दैट इज कॉल्ड क्रीकाइड कार्टिलेज। इसको हम क्या बोलते हैं, क्रीकाइड कार्टिलेज, ठीक है। अब क्रीकाइड कार्टिलेज के सुपीरियर दो हॉर्न्स होते हैं, आगे इमेज है, आप यू विल सी इट, देखें। ये आपका क्रीकाइड कार्टिलेज है। क्रीकाइड कार्टिलेज के बिल्कुल ऊपर सुपीरियर रीजन पे, एंटीरियर सुपीरियर पे आपको दो सींग मिलेंगे, इस तरह की ये शेप जो आपको मिल रही है, ठीक है। इसको बोला जाता है एरेटिनाइड कार्टिलेज। अब एरेटिनाइड कार्टिलेज के ऊपर दो और सर्फेसिस हैं, इन सर्फेसिस को बोलता है कॉर्निकुलेट कार्टिलेज। अब ये बेसिकली सुपीरियर टू द क्रिकाइड कार्टिलेज हैं, ठीक है, लेकिन इंटीरियर टू द थायराइड होंगे। आपको ये इंटीरियरली आपको नजर आएंगे। देखें ये हमारा थायराइड कार्टिलेज है, इफ यू कैन सी इट, दिस वन। ये ऊपर वाली हाइड बोन है, ये बाकी आपके लिगामेंट्स हैं। ये हम इसको पोस्टीरियर व्यू से देख रहे हैं, ये भी आपका थायराइड कार्टिलेज है। सही, हाँ, ठीक। ये आपका क्रीकाइड कार्टिलेज हो जाएगा, ये लाइट ग्रीनिश कलर का। दिस येलो टाइप वन इज एरेटिनाइड कार्टिलेज, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसके ऊपर जो हॉर्न्स टाइप की स्ट्रक्चर्स हैं, ये आपके क्या हैं, कार्निकुलेट कार्टिलेज। अब ये वही पॉइंट्स हैं जहाँ पे बेसिकली आपके वोकल कार्ड्स और वोकल लेगामेंट्स जो हैं वो अटैच होते हैं, ठीक है। थायराइड कार्टिलेज, क्रीकाइड कार्टिलेज, एपिग्लॉटस, रेटिनाइड कार्टिलेज, कार्निकुलेट कार्टिलेज एंड क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। अब जो हमारे रेलेवेंस की ज़्यादातर बात है, आप इन लेगामेंट्स को स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे सुपीरियर कॉर्नोज हैं, यानी ये वाला और इस तरफ, ठीक है। और यहाँ पे कुछ इंफीरियर कॉर्नोज होते हैं। अब इंफीरियर कॉर्नोज जो हैं वो हमारे क्या बनाते हैं, आर्टिकुलेशन सरफेस बनाते हैं विद क्रिकाइड, जिसे कहा जाता है क्रिकोथायराइड जॉइंट। अब इन दोनों के दरमियान स्पेस है, क्रिकाइड और थायराइड कार्टिलेज के दरमियान जो स्पेस है, इसमें आपको काफ़ी क्रिकोथायराइड मसल्स मिलेंगे, और क्रिकोथायराइड मसल्स मिलेंगे, और बाकी चीज़ें भी मिलेंगी। इसको क्रिकोथायराइड स्पेस कहा जाता है, जिसको हम एक्सेस करते हैं फॉर ट्रेकियोस्टमी, क्रिकोथायरॉटमी। यानी समटाइम्स ऐसे होता है कि हम अपर एयरवे की डिफॉर्मिटीज़ और इंजरीज या कार्सिनोमाज या सर्जरीज की वजह से हम क्या नहीं कर सकते, ईटीटी पास नहीं कर सकते, या फिर हमें लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए आईसीयू में पेशेंट को रखना होता है, तो ईटीटी जो है वो 3 दिन के बाद चेंज करना पड़ता है या हफ्ते बाद। तो हम ऐसी ट्यूब लगाते हैं जो ज़्यादा देर तक हम लगा सके। तो यहाँ पे इस रीजन पे एक ट्यूब पास करती है जो डायरेक्ट ट्रेकिया को एक्सेस करती है, उसको बोलते हैं क्रिकोथायरॉटमी या ट्रेकियोस्टमी ट्यूब वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास लिगामेंट्स और कुछ क्रिकोथायराइड मसल्स वगैरह हैं, क्रिकोथायराइड मेम्ब्रेन है जिसको हम काट के
हॉरिजन नॉट लॉन्गिट्यूडनली काटेंगे, नॉट ट्रांसवर्स। फिर हम एक्सेस करते हैं अपने उसको ट्रेकियोस्टमी रीजन, ट्रेकियोस्टमी करते हैं और इधर ओपनिंग बनाई जाती है, ओरिफिस बनाया जाता है और हम एक्सेस कर पाते हैं किसको, ट्रेकिया को डायरेक्टली। ठीक है, ये एनेस्थीसिया और ईएनटी का म्यूचुअल जो है वो एक्ट होता है। ठीक है, अब ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे, इन्हीं पॉइंट्स पे आपको ये देख रहे हैं, ये क्रिकाइड कार्टिलेज तो नहीं है, लेकिन इट इज़ द पोस्टीरियर, सॉरी इंटीरियर, बेसिकली ये इंटीरियर बनेगा, इंटीरियर ऑफ रेटिनाइड कार्टिलेज पे आपको क्या मिलेंगे, वोकल लिगामेंट्स मिलेंगे, जिसके ज़रिए से वोकल फ्लैप्स अटैच किए जाते हैं। ठीक है, अब ट्रेकिया इन अदर वर्ड्स आल्सो नोन एज विंड पाइप, उसके कार्टिलेज क्या होंगे, या तो कुछ लोग इसको यू शेप बोलते हैं, कुछ लोग इसको सी शेप बोलते हैं, जो ट्रेकियल रिंग्स होती हैं, सीमी ट्रेकियल रिंग्स होंगी। इनका इंटीरियर जो होगा वो कार्टिलेजनस होगा, पोस्टीरियर इनका सॉफ्ट टिश्यू होगा। ठीक है, पोस्टीरियर पे फिर जो है आपका एसो फेगस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, 16 से 20 और कुछ केसेस में 18 से 22 भी सजेस्ट करते हैं। 2 सेंटीमीटर, 2 रिंग्स होंगे पर सेंटीमीटर ऑफ द ट्रेकिया, मतलब 1 सेंटीमीटर के अंदर 2 रिंग्स होंगे। सही है, और सारे हाइलीन हाइलीन का कार्टिलेजिनस टाइप्स होंगे। कैन बी ओ शेप्ड एज अ बर्थ डिफेक्ट विच इज़ कॉन्जेनिटल, एनोमली उसमें बन सकता है, ओ शेप्ड बन सकता है। ठीक है, और इसको सीमी सर्कुलर कार्टिलेज इंटीरियर पे क्यों बनाए गए हैं, ताकि वो कोलैप्स को प्रिवेंट कर सके, प्रिवेंट्स ट्रेकियल कोलैप्स एंड सॉफ्ट टिश्यू एट पोस्टीरियर एडजेसेंट टू द एसोफेगस। ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। सी, अच्छा लेवल अगर हमने देखना है, पोस्टीरियरली इसका लेवल देखना है, तो हमारे पास क्या बनेगा, एट स्टार्ट होगा C6 C7 से स्टार्ट होगा लेवल पे, सर्विकल वर्टिब्रा नंबर 6 to 7 और थोरेसिक वर्टिब्रा 4 to 5 ही एंड होगा। टोटल इसकी जो लेंथ बनेगी वो 10 to 13 सेंटीमीटर बनेगी। ट्रेकिया जो है वो बाइफॉर्केट होता है इनटू 2 प्रिंसिपल ब्रोंकस विच इज एट केराना, और ये T4 और T5 का लेवल बनता है। ठीक है, दिस इज ऑलरेडी बिन डिस्कस्ड कि देखें आप क्रिकाइड कार्टिलेज को। ठीक है, दिस इज क्रिकोथायराइड मेम्ब्रेन, जिसको हम ट्रांस लॉन्गिट्यूडनली एक्सेस करके क्रिकोथायरॉटमी करते हैं या ट्रेकियोस्टमी करते हैं। फिर उसके बाद फर्स्ट ट्रेकियल रिंग, सेकंड ट्रेकियल रिंग, थर्ड, इस तरीके से। ठीक है, जाते जाएं और इवेंचुअली आपकी जो जहाँ पे किराना है वहाँ पे 2 ट्रेकियल रिंग्स जो हैं वो कंटिन्यू करती हैं किसके साथ, एक दूसरे के साथ। ठीक है, और इसके बाद फिर आपका जो है क्या स्टार्ट हो जाता है, ब्रोंकियल रिंग्स स्टार्ट हो जाती हैं। अब ब्रोंकाई जो है राइट एंड लेफ्ट विद फ्यू डिफरेंसेस, ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। राइट जो है वो वर्टिकल ज़्यादा है, जबकि लेफ्ट जो है वो एंगुलर है, बिकॉज ये थोड़ा सा लेफ्टवर्ड पुश होता है बिकॉज ऑफ हर्ट, और राइट जो है वो थोड़ा सा अपवर्ड पुश होता है बिकॉज ऑफ द लीवर। दैट्स वाई देयर इज अ बिट ऑफ एंगुलर डिफरेंसेस इन द प्रिंसिपल ब्रोंकाई। राइट जो है वो ज़्यादा वर्टिकल होगा, जबकि लेफ्ट ज़्यादा हॉरिजॉन्टल होगा। राइट वाइडर है और शॉर्टर है और 3 लोब्स में डिवाइड होता है, जबकि लेफ्ट जो है लॉन्गर है और नैरोड है। इसका फिजिक्स से रिलेटेड ताल्लुक है, वेन एवर वी हैव टू रीच लॉन्गर डिस्टेंसेस, तो और अगर पाइप की डायमीटर सिमिलर रहे थ्रू आउट द लेंथ, तो उसमें क्या होता है कि आपके पास पावर या एनर्जी डिसिपेशन होती है, जिसकी वजह से आपको पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक सिमिलर फोर्स पे या सिमिलर फ्लो पे कोई चीज़ गैस या एयर नहीं मिलती। तो उसकी वजह से डायमीटर जो है अलोंग द लेंथ शॉर्टर करने पड़ते हैं, ताकि फ्रॉम स्टार्ट पॉइंट टू द एंड पॉइंट आपके पास क्या रहे, थ्रू आउट आपका जो फ्लो है वो मेंटेन रहे। इस वजह से द लॉन्गर ट्यूब्स आर बीइंग नैरोड, जैसे आपकी आर्टरीज जो हैं वो भी अगर लॉन्गर होती जाती हैं तो आर्टरीज का डायमीटर आगे जाके जो है स्मॉलर होता जाता है। ठीक है, सर्कुलर रिंग्स होंगी अनलाइक ट्रेकिया, ट्रेकिया में सी शेप थी, जबकि ब्रोंक्यूल्स में या ब्रोंकाइज में क्या होंगी, ओ शेप्ड होंगी। 16 से 20 नंबर होंगे एंड लाइन विद थिन बैंड ऑफ स्मूथ मसल्स इन पोस्टीरियर, पोस्टीरियरली थोड़ा सा स्मूथ मसल्स इसके साथ होंगे फॉर कंट्रैक्शन एंड स्लाइडिंग वगैरह के लिए।
और हर 2 से 5 सेंटीमीटर जो है लेंथ होगी किस चीज़ की, राइट की भी और लेफ्ट की भी। अलबत्ता राइट 2 से 5 होगी, लेफ्ट जो है थोड़ा सा लॉन्गर होगा, राइट थोड़ा सा शॉर्टर होगा, पर दैट इज द रेंज ऑफ द लेंथ ऑफ द ब्रोंकसिस। ठीक है। डायमीटर जो है 9.4 से स्टार्ट होता है 17.7 mm इन मेल, और 8.4 से 15.2 इन फीमेल्स। ठीक है। अब ये जो है रिवर्स में आता है, क्योंकि आप जितना दूर जाते जा रहे हैं, यानी इन द लंग्स हम अवे फ्रॉम द ट्रीकिया जा रहे हैं, तो डायमीटर कम होता जाएगा, यानी यहाँ पे डायमीटर ज़्यादा होगा तो इस जगह पे डायमीटर कम होगा, इस तरीके से। ये आपकी जो है ब्रोंक्यूल्स हैं, आप देख सकते हैं कौन सा ज़्यादा हॉरिजॉन्टल है, कौन सा ज़्यादा वर्टिकल है। लोब्स को देखें, यू विल नो कि राइट कौन सा है, लेफ्ट कौन सा है। यू हैव टू एक्सेप्ट लुक एट द पिक्चर एज यू आर लुकिंग एट द पेशेंट, सो योर राइट इज पेशेंट लेफ्ट। ठीक है। सो यू हैव टू लुक अकॉर्डिंग टू द पेशेंट, सो पेशेंट का जो राइट है वो राइट है, और जो पेशेंट का लेफ्ट है वो लेफ्ट है। ठीक है। अब मज़ीद जो है डिफरेंसेस ऑलरेडी ये कुछ हो चुकी हैं। राइट को जो है 3 लोब्स में है, एसिमेट्रिकल हैं, लंग्स सिमेट्री में नहीं आते, मतलब एक जैसे नहीं है। राइट में 3 लोब्स हैं, जबकि लेफ्ट में जो है वो 2 लोब्स हैं। ब्रोंक्यूल्स जो हैं 1 mm इन डायमीटर होते हैं। देखिए मैंने पहले कहा आपको कि आप जितना दूर जाते हैं डायमीटर कम होता जाता है। ठीक है। ज़रा आप यहाँ पे देखें, इस जगह पे हमने ऑलरेडी बात की है कि 9.4 टू 17.7 ये हमारे पास रेंज है। तो यहाँ पे देखें 17.7 टू 9.4, 15.2 टू 8.4। सही है। अब ब्रोंक्यूल्स पे जब आ जाते हैं तो आप यहाँ पे खुद भी देख सकते हैं, ये एक किस्म से एक्चुअल डायमीटर ज़्यादा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। यहाँ पे बिल्कुल जो है एलवीलाई के साथ जो है करीब होके मज़ीद कम हो जाता है। सही है। सो ये डिफरेंसेस आपको याद होने चाहिए। 1 mm इन डायमीटर विद नो कार्टिलेजिनस रिंग, डिविजन्स आर इन अकॉर्डेंस विद द लोब्स दे आर इन, मतलब लोब्स के हिसाब से लोब्यूलर ब्रोंक्यूल्स जिन्हें कहा जाता है। राइट में 3 लोब्यूलर ब्रांचेज होंगी, लेफ्ट में 2 लोब्यूलर ब्रांचेज होंगी। फिर फर्दर नैरो हो जाती हैं इनटू डायमेट्रिक ब्रोंक्यूल्स कॉल्ड टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स व्हिच एंड इन एयर सैक्स, जो एल्विलाई या एयर सैक्स में जाके ओपन होती हैं। ठीक है। हाँ, अलबत्ता एलवीलाई जो है ये तो आपको पता है कि फंक्शनल है रिस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, जहाँ पे गैस एक्सचेंज होती है, लेकिन कुछ हद तक जो है ब्रोंक्यूल्स में भी होती है, जिनको हम बोलते हैं रिस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स हैं इनको अदर वर्ड्स में रिस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गैस का पैसेज नहीं होता बल्कि गैस की एक्सचेंज भी होती है। और इनके टिश्यू टाइप्स जो हैं वो आपके सामने लिखे हैं कि सिलिएटेड क्यूबाइडल एपिथेलियम इनका जो है वो टिश्यू है। सही है। अब एल्विलाई की शेप कैसे अरेंज होती है। ब्रोंक्यूल्स के बाद आपकी एल्विलाई जाती हैं, एल्विलाई ओपन होती हैं। एल्विलाई क्या होता है, इज द कलेक्शन ऑफ एयर सैक्स, ये एयर सैक्स का कलेक्शन होता है। ठीक है। इसके बाय पे बेसल मेम्ब्रेन के साथ म्यूकस ग्लैंड्स भी मौजूद हैं, सरफेक्टेंट ग्लैंड्स भी होंगी, टाइप ए टाइप बी टाइप सी सेल्स भी इसमें मौजूद होंगे, जिसमें कुछ सरफेक्टेंट का काम करेंगे, कुछ न्यूट्रिएंट्स का काम करेंगे, कुछ जो है वो गैसियस एक्सचेंज का काम करेंगे। यहाँ पे आप देखें रिस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल लिखा हुआ है जो जाके ओपन होते हैं, जिसे अदर वर्ड्स में टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स भी कहते हैं। इसके आसपास आपको क्या मिलेंगी, पल्मोनरी वेन भी मिलेगी, पल्मोनरी आर्टरी भी मिलेगी। जो आप जानते हो कि पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, दैट्स व्हाई इट्स कलर्ड ब्लू, जबकि पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, दैट्स व्हाई इट्स कलर्ड रेड। ठीक है। अब ये दोनों जो है क्या होती हैं, ट्रेवर्स करती हैं एल्विलाई में, जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रही है। इस तरीके से जो है इनका जो है एल्विलाई के इर्द गिर्द एक साइनसेस और मेशवर्क बना होता है, जो फिर गैसेस को रिसीव करते हैं और फिर जो है क्या होता है कि पल्मोनरी वीन में शामिल होकर वापस चले जाते हैं। ठीक है। अब एल्वियलस के अंदर जो स्पेस होती है, हॉलो स्पेस, इसको भी एट्रियम बोलते हैं। जैसे हार्ट में एट्रियम है, इसी तरीके से एल्वियाई के अंदर जो सैक से बाहर जो स्पेस है, यानी एल्विलाई के दरमियान वाला जो ल्यूमेन है, इसको हम क्या बोलते हैं, एट्रियम बोलते हैं, जिससे फिर मल्टीपल सैक्स में जाके जो है एयर पैसेज होता है। सही है। अब फंक्शनल यूनिट है, गैस एक्सचेंज खत्म जहाँ पे होती है, कप शेप्ड होता है, एयर सैक्स इसके अंदर मौजूद होती हैं। रिस्पिरेटरी जोन का जो है वो हिस्सा है along विद टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स एंड एल्विलर डक्ट्स, यानी रिस्पिरेटरी जोन का क्या मतलब है, लंग्स का वो हिस्सा, यानी रिस्पिरेटरी ट्रैक का वो हिस्सा जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिस्पिरेटरी जोन बोलते हैं, जिसमें आपके पास टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स शामिल हैं, एल्विलर डक्ट्स शामिल हैं,
और क्या शामिल है हमारे पास, एल्विलाई खुद शामिल या एल्विलर सेक शामिल है। दीज आर एल्विलर डक्ट्स, ये वाली, ये जो मल्टीपल एल्विलाई में जाके बोन होती है। यहाँ पे टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स हैं, ठीक है, इस जगह पे टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स या रिस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स जो जाके डक्ट में डिवाइड होते हैं, ठीक है। अब ये ओवरऑल एल्विलाई की शेप है, जिसमें एल्वियोलस जो है सेल टाइप्स हैं, फिर कैपिलरीज हैं, कैसे जो है गैसियस एक्सचेंज होती है, और इस तरफ आपको जो है एक क्या नाम है, हिस्टोलॉजिकल पिक्चर भी दी हुई है। अब एल्विलाई से अगर हम इस तरफ आ जाएं, हिस्टोलॉजिकली इसको देखें 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में, तो आपके पास टाइप 2 एल्विलर सेल, टाइप 1 एल्विलर सेल आपको मिल जाएंगे। दो किस्म के टाइप 1 और टाइप 2 सेल्स मिलेंगे, ठीक है। इसमें कुछ सेल्स जो हैं न्यूट्रिएंट्स और मैक्रोफेजेस, तो इसके अंदर आपके पास मैक्रोफेजेस भी हैं, बाहर भी मैक्रोफेजेस हैं, किसी और एल्विलाई में भी हैं, एल्विलर पोर्स भी आपको मिलेंगे। फिर कैपिलरीज मिल जाएंगी, जो कैपिलरीज जो है रिसीव करती हैं और पैसेज लेकर जाती हैं। यहाँ पे आपको एक मेम्ब्रेन मिल रही है जिसको कहा जाता है रिस्पायरेटरी मेम्ब्रेन। ज़रा यहाँ पे ये पॉइंट मैं लेज़र ओपन लगा लूँ, ये देखें ये वाला, ये बिल्कुल क्लोज टू द वीन्स, या जो ब्लड रिसीव कर, सॉरी, ऑक्सीजन या गैसियस एक्सचेंज रिसीव कर रही है, इस जगह पे जो मेम्ब्रेन है इसको क्या बोलते हैं, रिस्पायरेटरी मेम्ब्रेन ऑफ द एल्विलाई, ठीक है। बाकी इस एल्विलाई के ल्यूमेन में, जिसे हम एट्रियम बोलते हैं, इसके अंदर आपकी तमाम गैस जो है वो फिल्ड स्पेसेस मौजूद है, ठीक है। अब टाइप 1 और टाइप 2 एल्विलर सेल में डिफरेंस क्या है। टाइप 1 आपको ज़्यादातर गैसियस एक्सचेंज में मदद देंगे, टाइप 2 जो है वो आपको ज़्यादातर मैक्रोफेजेस या आगे जाके एक्सप्लेन होंगे, ठीक है। अब सबसे पहले मज़ीद दोबारा से इसको मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं, द ट्रीकियो ब्रोंकियल ट्री जिसे कहा जाता है। इसे ट्रीकियो ब्रोंकियल ट्री क्यों कहते हैं, ट्री की शेप की तरह जस्ट उल्टा है, ठीक है, ट्री की शेप की तरह पर उल्टा है, ठीक है। इस शेप का है, देखें इस शेप का होता है, बस यहाँ पे जैसे दरख्त होता है, दरख्त ऊपर की तरफ उठता है, ट्री के हमारा नीचे की तरफ है, सही है, इस तरह से। सो दैट्स व्हाट्स कॉल्ड ट्री के ब्रोंकियल ट्रू। इसको हम डाइकोटोमस ब्रांचेस, यानी डाइकोटोमस ब्रांचेस का मतलब है कि दो दो ब्रांचेस होंगे, ठीक है, और टोटल 23 जनरेशन। दो दो ब्रांचेस का मतलब ये कि ट्री के से नीचे जाएंगे तो इस तरफ आपका क्या हो जाएगा, एक ब्रांच हो जाएगा, इस तरफ दूसरी ब्रांच हो जाएगी, राइट एंड लेफ्ट, ठीक है। और इनकी टोटल अगर हम एक की ही बात करें तो टोटल 23 जनरेशन। राइट लंग की बात करें तो भी 23 जनरेशन, लेफ्ट की बात करें तो भी 23 जनरेशन होगी। व्हाट इज जनरेशन और कैसे इसको क्यों डिवाइड किया गया, इनको डिवाइड किया गया बेस्ड ऑन द फंक्शन, ठीक है। टू रीजन्स में, एक कंडक्टिव रीजन होगा और एक डिफ्यूजिव रीजन होगा। कंडक्टिव रीजन में क्या होता है कि द स्टार्ट ऑफ कंडक्टिव रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड एंड एट द एक्स एसिनस सेल्स व्हिच हेल्प्स इन गैसियस एक्सचेंज। एसिनस सेल्स आपके यहाँ पे आते हैं जो गैसियस एक्सचेंज में हेल्प देते हैं, ठीक है, बिल्कुल रिस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के आसपास, ठीक है, जो एल्विलाई का अंदर का हिस्सा है, या वो वाले सेल्स जो गैसियस एक्सचेंज में, अब सिर्फ एल्विलाई में नहीं होगा, प्रिंसिपल ब्रोंक्यूल्स में भी है और आपको मिलेंगे डक्ट्स में भी मिलेंगे, ठीक है। अब कंडक्टिव रिस्पिरेटरी ट्रैक का मतलब ये है कि वहां से एयर की पैसेज हो रही है, एक जगह से दूसरी जगह एयर जा रही है, पर गैसियस एक्सचेंज यानी ब्लड में गैस शामिल नहीं हो रही। इसको क्या बोलते हैं, कंडक्टिव। ये स्टार्ट होता है जनरेशन 0 से लेकर जनरेशन 16 तक, फिर जनरेशन 17 से लेकर जनरेशन 23 तक ये डिफ्यूजिव होंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि डिफ्यूजिव वाली जगह पे डिफ्यूजन भी होती है, तो गैसियस एक्सचेंज पॉसिबल होगी और एसएनएस सेल्स आपको मिलेंगे। अब जहाँ पे डिफ्यूजन होगी वहाँ पे एयर वेलोसिटी जो है वो स्मॉलर होगी देन डिफ्यूजन वेलोसिटी, मतलब डिफ्यूजन ज़्यादा होगी, एयर की फ्लो जो है वो कम होगी। अब टोटल जो है कितने एस एन आई हैं, 30,000 एस एन आई इन ह्यूमन लंग्स और 10 to the power 8 एल्विलाई इन ह्यूमन लंग, मतलब एल्विलर सैक्स जो हैं वो 10 to the power 8 हैं एक लंग्स में टोटल, और एस एन एस जो हैं जहाँ पे डिफ्यूजन हो सकती है वो 30,000 पर लंग एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अब एल्विलाई में भी अलग एक्सचेंज होगी, एस एन एस में भी अलग डिफ्यूजन हो सकती है, ठीक है। ये डिटेल में है ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। यहाँ तक आपके क्या हो जाते हैं, कंडक्टिव फेज क्या है, कंडक्टिव, देखो ट्रेकिया भी आता है इसमें, ब्रोंक्यूल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, जनरेशन 0 ट्रेकिया है, वहाँ पे बिल सिर्फ कंडक्शन और कुछ नहीं होता।
डायमीटर्स आपको दिए गए हैं कि ट्रेकिया का डायमीटर कितना है, लेंथ कितनी है और नंबर कितना है, मतलब एक ही जनरेशन में पूरा ट्रेकिया आ जाता है। टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया भी दिया हुआ है, सही है। इसी तरीके से फिर ब्रोंकाई है, ब्रोंकाई से मजीद हम जाते हैं लोब्यूलर ब्रोंक्यूल्स में। तो जनरेशन 1 मजीद आगे जाएं, जनरेशन 2 मजीद आगे जाएं, जनरेशन 3 ब्रोंक्यूल्स पे आ जाएं लोब्यूलर पे, तो जनरेशन 4 हो जाएगी। वो राइट की हो या लेफ्ट की, दोनों की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। बाकी आप इनके पैरामीटर्स खुद देख सकते हैं। फिर ब्रोंक्यूल्स के बाद टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स जब आ जाते हैं, उसके बाद एंड पे जो है हमारे पास क्या स्टार्ट हो जाता है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के एंड पे रिस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल स्टार्ट होते हैं। तो वो जनरेशन 17 से स्टार्ट होते हैं, देन 18 19। ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स हैं जिसमें एसएनएस वगैरह हैं और बाकी टिश्यूज़ वगैरह, ठीक है। एसएनएस इसमें ज़्यादा आ जाते हैं, ठीक। इसका डायमीटर कम है, डायमीटर कम है तो फ्लो स्लो होगा लेकिन एक्सचेंज ज़्यादा होगी। फिर आ जाते हैं एल्वुलर डक्ट्स में। एल्वुलर डक्ट्स के अंदर आपको क्या मिलेंगी, ये तो ऑब्वियसली 21 और 22 जनरेशन जो हैं ये एल्वुलर डक्ट्स की हैं, और एल्वुलर सेक्स 23rd जनरेशन में आते हैं, ठीक है। इनको ट्रांजिशनल जोन्स भी कहा जाता है, एल्वुलर डक्ट्स को और रिस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स को ट्रांजिशनल जोन क्यों कहते हैं, क्योंकि इनमें कंडक्शन भी होती है और इनमें गैसियस एक्सचेंज भी होती है, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड ट्रांजिशनल। लेकिन एल्वुलर सेक्स में सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, गैसियस एक्सचेंज होती है। तो एल्वुलर सेक्स सिर्फ रेस्पिरेटरी जोन में से आता है, जबकि रिस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्वुलर ब्रोंक्यूल डक्ट्स ये ट्रांजिशनल में आते हैं, जिसमें कंडक्शन भी हो रही है और जिसमें रिस्पिरेशन भी हो रही है। तो इनको तीनों को रिस्पिरेटरी जोन में भी डाला जा सकता है और इन दोनों को ओनली ट्रांजिशनल जोन में डाला जा सकता है, ठीक है। फिर आपके पास जो है मज़ीद जो है ब्रोंक्यूल्स की डिवीज़न की गई है अब राइट सुपीरियर लोबुलर ब्रोंकस के, फिर A B1 B2 B3, फिर इस तरीके से मिडल लोबुलर ब्रांचेस जो हैं ब्रोंकस के उसके B4 B5 है, फिर इस तरह से लोअर के हैं B6 से लेकर B10 तक। सिमिलरली लेफ्ट साइड पे भी ऐसी ही बातें हैं, ठीक है। ये जस्ट डिवीजन है, डोंट नीड टू गो टू इट, ठीक है। जोनल डिवीजन्स अब आ गई हमारे पास। अब तक कितनी डिवीजन्स हुई, एक हुई हमारी जोनल बेसिस पे कंडक्शन जोन, ट्रांजिशनल जोन एंड रेस्पिरेटरी जोन। दूसरा हमारा डिवीजन हुआ जनरेशन बेस पे 0 से लेकर 23rd जनरेशन तक, ठीक है। फिर डिवीजन हुआ हमारा लोब्यूलर डिवीजन, अपर लोब, मिडल लोब, लोअर लोब, अपर लोब एंड लोअर लोब, इस पे हुआ। अब दोबारा जोनुलर डिवीजन हो रही है, लेकिन इस केस में फिजिकल प्रिंसिपल के बेसिस पे हो रही है, ठीक है। आपने ऑलरेडी देखा है जैसे अपर लोब, मिडल लोब, लोअर लोब, इस तरह से। इसी तरीके से अपर जोन है, मिडल जोन है एंड लोअर जोन है, 3 जोन में। अब इसमें ये नहीं है कि राइट में 2 जोन है, लेफ्ट में, इस तरह से नहीं है। राइट में भी 2 3 जोन होंगे और लेफ्ट में भी 3 जोन। फर्क इसमें क्या होगा, अपर जोन में क्या होगा, एल्वुलर प्रेशर जो होगा एट्रियल एंड वीनस से ज़्यादा होगा। क्यों, अपर जोन जो है, अगर हम इसको ड्रा करें, एक बंदा है वो स्टैंडिंग पोजीशन पे है, एक बंदा है स्टैंडिंग पोजीशन पे है, उसकी लंग्स की शेप ऐसे होती है, ठीक है। तो ये आपका अपर जोन है, दिस वन मैं दोनों ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि हमारे लिए आसान हो जाए, सही है। ये अपर जोन हो जाएगा, दिस वन विल बी मिडल जोन, फिर ये लोअर जोन आ जाएगा। अब ये याद रहे कि ग्रेविटी भी आपने देखनी है, और कौन सी चीज़ ग्रेविटी पे ज़्यादा असर करती है। ब्लड पे ग्रेविटी या ब्लड फ्लो पे ग्रेविटी ज़्यादा असर करती है बनस्बत किस चीज़ के, एयर के। तो इस वजह से एयर जो है वो ज़्यादा ट्रेवल करेगी अपवर्ड और ब्लड ज़्यादा ट्रेवल करेगा डाउनवर्ड। दैट्स वाई, चूंकि एयर की वजह से एल्वुलर प्रेशर बनता है, तो एल्वुलर प्रेशर अपर जोन में, इन दोनों में, इसमें भी ज़्यादा होगा, जबकि ब्लड की जो फ्लो है वो थोड़ी सी कम होगी। सो एयर के आने और जाने को हम क्या कहते हैं, वेंटिलेशन कहते हैं। ब्लड के आने और जाने को हम क्या कहते हैं, परफ्यूजन कहते हैं। इस जगह पे एक चीज कंसेप्ट बनती है जिसे बोलते हैं वेंटिलेशन परफ्यूजन मैचिंग। वी क्यों, वी और परफ्यूजन के लिए क्यों, वी क्यों मैचिंग कहते हैं, ठीक है। सो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे बननी है। अब मिडिल जोन पे आ जाए, एट्रियल प्रेशर इज हायर देन यूरिनल विच इटसेल्फ इज हायर देन वीनस, ठीक है। आर्टीरियल प्रेशर जो है एल्विलर से हायर होगा, यानी ब्लड फ्लो ज़्यादा है,
एल्विलर प्रेशर थोड़ा सा कम है, लेकिन एल्विलर खुद जो है वो वीनस से भी हायर है। क्यों? फायदा इसका क्या है? फायदा ये है कि एट्रियल प्रेशर आ रहा है, ज्यादा फ्लो हो रही है, लेकिन एल्विलर प्रेशर ज्यादा है वीनस से। तो वीन ने तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेना है यहाँ पे, जबकि एट्रियम ने तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाना है। तो एट्रियल का जो प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड का वो ज़्यादा है, वो एल्विलाई में जाएगा। और एल्विलाई का प्रेशर ऑक्सीजन का वो ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन वीन में चला जाएगा। तो इस जगह पे वेंटिलेशन और परफ्यूजन बहुत अच्छे से होती है, यानी मिडल जोन जो है उसमें वेंटिलेशन एंड परफ्यूजन मिडल जोन में सबसे ज़्यादा होती है। इसी का वजह से इस जोन को रिस्पायरेटरी जोन भी कहा जाता है। ऊपर वाले जोन को हम वेंटिलेटरी जोन बोलेंगे, दरमियान वाले को रिस्पायरेटरी जोन बोलेंगे, और नीचे वाले जोन को हम क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल जोन बोलेंगे या परफ्यूजनल जोन बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी की वजह से यहाँ पे ब्लड ज़्यादा आएगा। ज़रा दोबारा देखें, लोअर जोन पे आ जाएं। एट्रियल इज हायर देन वीनस, वीनस इज हायर देन एल्विलाई। यानी परफ्यूजन ज्यादा हो रही है पर वेंटिलेशन कम हो रही है। इस जगह पे परफ्यूजन इज ग्रेटर देन, क्यों इज ग्रेटर देन वी? मिडल जोन पे दोनों ऑलमोस्ट बराबर हैं, ठीक है, साबरों का दोनों बराबर हैं, ठीक है, और ऑलमोस्ट बराबर हैं हम, चूंकि एक दोनों फ्लोज में हम लेंगे, ठीक है। अपर जोन में वेंटिलेशन यानी वी ज्यादा है, और क्यों से, ठीक है। बेसल जोन पे आ जाए, जिसे हम अदर वर्ड्स में क्या कहते हैं? जोन 4, मोस्टली सीन इन पल्मोनरी एडीमा। आपको उसमें नजर आएगा, एक कंडीशन है, हाई पल्मोनरी इंटरस्टिशियल प्रेशर एट लंग बेस ड्यू टू वेट ऑफ अबव लंग पेरेन्काइमल टिश्यू। क्या होता है कि जब एडीमा होता है तो उसमें क्या होता है कि फ्लूइड जमा होता है, तो आपको पता है कि फ्लूइड की वजह से ग्रेविटी नीचे की तरफ जाती है, उसकी वजह से आपको जो बेस ऑफ द लंग है उस पर वेट ज़्यादा मिलेगा, उसकी वजह से एक प्रेशर डेवलप होते हैं, जिस वजह से जोन 4 बन जाता है। इसको बेसल जोन बोलते हैं, ठीक है। अब इस, मैंने आपको बार बार बोला कि ग्रेविटी को आपने मद्देनजर रखना है। इस ग्रेविटी की वजह से जो डिफरेंसेस आ रही हैं इसको क्या बोलते हैं? स्लिंकी इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। वेस्ट लंग्स, ये जोन्स जो हैं किसने मुतारफ कराए थे? वेस्ट ने मुतारफ कराए थे। दिस वन इज जोन 1 इज अपर जोन, जोन 2 इज लोअर जोन, जोन 3 इज सॉरी, जोन 2 इज मिडल जोन, जोन 3 इज लोअर जोन। वो एक second। अब आप इसमें देखें कि एल्विलर प्रेशर इज ग्रेटर देन आर्टीरियल प्रेशर विच इज आल्सो ग्रेटर देन वीनस प्रेशर। तो यहाँ पे वेंटिलेशन ज़्यादा हो रही है, परफ्यूजन कम हो रही है। इस जगह पे आर्टीरियल प्रेशर इज ग्रेटर देन एल्विलर और एल्विलर इज ग्रेटर देन वीनस। यहाँ पे वेंटिलेशन भी हो रही है और परफ्यूजन भी हो रही है। जोन 3 में आ जाए, arterial pressure is greater than venous pressure while venous pressure is also greater than alveolar pressure। so यहाँ पे आपकी परफ्यूजन ज़्यादा हो रही है, वेंटिलेशन क्या हो रही है? कम हो रही है, सही है। तो आप वी क्यों दे सकते हैं? वेंटिलेशन परफ्यूजन इस जगह पे वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। क्यों? वेंटिलेशन ज़्यादा है, परफ्यूजन कम है, तो ऑब्वियस बात है अगर ज़्यादा को कम पे डिवाइड करेंगे तो जवाब 1 से ज़्यादा आएगा। यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 के बराबर है दोनों, वेंटिलेशनल फ्लो और परफ्यूजनल फ्लो, ठीक है। ये तकरीबन एट थर्ड रिब लेवल बनता है। इनको हम क्या बोलते हैं? रिस्पायरेटरी जोन बोलते हैं। इस जगह पे वी क्यों ऑलमोस्ट 1 के बराबर होगा? यहाँ पे वेंटिलेशन कम है, परफ्यूजन ज़्यादा है, तो कम को अगर ज़्यादा पे डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली जवाब 1 से कम आएगा, ठीक है। और बेस पे दोनों ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अब फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या क्या बनती हैं? रिस्पायरेटरी फिजिकल क्वांटिटीज़ वगैरह, फिर प्रेशर पैरामीटर्स हैं, अ, और ये बाकी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, ये फिर एनाटॉमी से बाहर हो जाएगा, लेकिन वी हैव टू डिस्कस इट ताकि आप लोगों को क्लिनिकल पर्सपेक्टिव जो है वो समझ आ सके, ठीक है। सो 4 टाइप के वॉल्यूम्स इस्तेमाल होते हैं: टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। इनकी डेफिनेशंस भी लिखी हुई हैं, आई एम जस्ट
रिमाइंडिंग यू, ठीक है, बाकी आप इन चीज़ों को सेल्फ स्टडी में ले लें, ठीक है। देन 4 कैपेसिटीज़ हैं, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। हाउ वी कैलकुलेट दैम, वी हैव गिवन द फार्मूला एज वेल, और टोटल लंग कैपेसिटी। 4 टाइप ऑफ प्रेशर्स हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एल्विलर प्रेशर, इंट्राप्लूरल प्रेशर एंड इंट्राथोरेसिक प्रेशर। डिफरेंसेस हैं, उन डिफरेंसेस को देख के ही आपका जो है रिस्पिरेटरी मैकेनिक्स जो है वो काम करता है। बाकी जो प्रेशर पैरामीटर्स हैं उसमें और क्या क्या चीज़ें हैं, कुछ मेजर 4 प्रेशर्स हैं, जबकि बाकी पैरामीटर्स जो हैं वो क्या क्या हैं। ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर है, जो इंट्रा एल्वुलर प्रेशर माइनस प्लूरल प्रेशर इनसे आता है। इंट्रा प्लूरल प्रेशर जो है वो 756 आपके पास होता है। पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर क्या है कि एक्सपायरेशन के बाद भी लंग्स में कुछ ना कुछ एयर रहे, जिसकी वजह से पॉजिटिव प्रेशर बनता है। नेगेटिव प्रेशर क्या होता है, नेगेटिव प्रेशर का मतलब ये होता है कि आपके 2 कंपार्टमेंट्स हैं, कंपार्टमेंट ए और कंपार्टमेंट बी। कंपार्टमेंट बी का प्रेशर कंपार्टमेंट ए से कम है, तो कंपार्टमेंट बी को हम अक्सर प्रेशर ग्रेडियंट में लेते हैं या नेगेटिव प्रेशर में कंसिडर करते हैं, जिसकी वजह से आपकी एयर फ्लो होती है। जैसे अब अगर ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर आपका कितना है, इंट्रा एल्वुलर प्रेशर और इंट्रा जो प्लूरल प्रेशर है उसको माइनस करें तो 4 mmHg आपका ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर होता है, ठीक है। आपका एटमॉस्फेरिक इंट्राप्लूरल प्रेशर कितना है, 756 mmHg, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 होता है। तो उसमें क्या होता है कि जब 760 है आपके पास कितना ग्रेडियंट बन रहा है, नेगेटिव, जिसको आप सब एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कहते हैं या नेगेटिव प्रेशर ग्रेडियंट भी कहते हैं, जिसकी वजह से आपकी एक्सटर्नल जो एयर है एनवायरनमेंट की वो आपके लंग्स में दाखिल होती है। पीक इंस्पायरेटरी प्रेशर है हाईएस्ट प्रेशर ड्यूरिंग रिस्पायरेटरी साइकिल, अ फंक्शन ऑफ रिस्पायरेटरी रेजिस्टेंस एंड कंप्लायंस। रेजिस्टेंस रुकावट को कहते हैं, या कंप्लायंस किसे कहते हैं कि हाउ इजी अ गैस इज बीइंग flowed in the alveoli, in the lungs and in the trachea and the airway. End tidal carbon dioxide is the carbon dioxide's pressure during expiration, ठीक है। फिर टर्मिनोलॉजीज हैं कुछ, योपनिया क्या है, नॉर्मल डायफ्रेगमेटिक एंड कोस्टल ब्रीथिंग है। एपनिया ब्रीथिंग सेजेशन को कहते हैं। डेस्निया डिफिकल्टी या शॉर्टनेस एंड नॉट डीप इनफ ब्रीथिंग। टेकेपनिया इंक्रीज रेट ऑफ द ब्रीथिंग है। ब्रेडेपनिया डिक्रीज होना। हाइपोपनिया शैलो ब्रीथिंग एंड और एयर फ्लो 30% से कम हो जाए। हाइपोक्सिक एयर क्या कहते हैं, उस एयर को जिसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम से कम हो। हाइपोक्सीमिया क्या है, ऑक्सीजन ब्लड में कम हो। नॉर्मोक्सीमिया आपको पता है ऑक्सीजन सेचुरेशन 95 to 100, 92 जो है मिनिमम एक्सेप्टेबल रेंज है, ठीक है। हाइपरकार्बिया या हाइपरकैपनिया, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल 45-50 से ज़्यादा हो जाए, जिसे हम एसिडोसिस भी कहते हैं, रिस्पिरेटरी एसिडोसिस जिसे कहा जाता है। हाइपोकार्बिया ये कब होता है, हाइपरकार्बिया और हाइपरकैपनिया कब होता है, जब सीओपीडी या ऑब्स्ट्रक्टिव लंग्स डिजीज हो जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन होती है। हाइपोकार्बिया हाइपोकैपनिया मतलब 35-30 से कम हो। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड PaO2 इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, सही है। प्रेशर ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन PiO2 कहलाता है, 150 mmHg है। एल्विलर पार्शियल प्रेशर आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड का PaCO2 के ऑलमोस्ट बराबर होता है, ठीक है। एस्टिमेशन हम लेते हैं। प्रेशर ग्रेडियंट मैंने समझा दिया, नेगेटिव प्रेशर या नॉर्मल प्रेशर से थोड़ा सा कम प्रेशर भी हमारे लिए प्रेशर ग्रेडियंट कहलाता है, जिसके अक्रॉस गैस की पैसेजेस होती हैं, ठीक है। वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो मैंने ऑलरेडी समझा दिया है। बाकी आप ब्रीथिंग मैकेनिज्म आप लोगों को पता है, हम फिजियोलॉजी पे नहीं जाना चाह रहे। वेंटिलेशन परफ्यूजन आप यहाँ से दोबारा इसको देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर टुडे। इफ़ एनी क्वेश्चंस वी विल प्रोसीड अकॉर्डिंगली, ठीक है।